नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको भी लिखते बोलते समय लगता है कि पता नहीं कौन क्या समझ ले और भीड़ के साथ आ जाए? क्या आप अपने आसपास ऐसा होता देख रहे हैं? आज सुबह ही किसी ने व्हाट्सएप पर मुझे एक बात बताई। घटना 17 अप्रैल की है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। ऐसी घटना किसी भी सरकार के शासन में हो सकती है और वहां की पुलिस की जो भूमिका है, संभावना है कि वैसी ही हो। इस घटना की रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स के भोपाल संस्करण में भी छपी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जबलपुर के एक व्यापारी ने फेसबुक पर यह लिख दिया कि ब्राह्मणों और दलितों को आपस में रोल अदल बदल कर लेना चाहिए। ब्राह्मण साफ सफाई का काम करें और दलित ब्राह्मणों के पारंपरिक कार्य। खबर के मुताबिक इस बात से शहर के ब्राह्मण नाराज हो गए और थाने का घेराव कर पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने व्यापारी दुकानदार को बुलाकर कहा कि बिना शर्त माफीनामा लिखिए और उसे मजबूर किया गया। व्यापारी का कहना था कि उसके साथ अपराधी की तरह बर्ताव हुआ। अपमान से तो वह शख्स गुजरा ही, दुकानदार इतना डर गया कि दुकान बंद कर घर चला गया। अब वहां सब कुछ सामान्य है। आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि हरियाणा सरकार की पत्रिका शिक्षा सारथी के चैप्टर में बताया गया कि बीफ, लैम्ब यानी भेड़ का मांस और पोर्क यानी सुअर का मांस खाने से शरीर का आयरन बढ़ता है। लेकिन इस बात से हंगामा हो गया। पोर्क है, उससे किसी को चिंता नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन लोग यह कहने लगे कि देखो देखो, हरियाणा की शिक्षा विभाग की पत्रिका में बीफ के गुण बताए गए। हरियाणा सरकार ने वेबसाइट से इस पत्रिका को हटा लिया और पत्रिका की संपादक डॉक्टर देवयानी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। बीफ खाना ना खाना यह विवाद का विषय है, लेकिन बीफ में कौन कौन से पोषक तत्व हैं यह लिख देना भी गुनाह हो जाएगा, तो यह तो खाने के सवाल से भी ज्यादा गंभीर मामला है। इसका मतलब है कि आप वो नहीं लिख सकते जो वैज्ञानिक रूप से सही है। वैसे बीफ का मतलब हमेशा गाय का मांस नहीं, भैंस और बैल के मांस को भी बीफ में शामिल करते हैं। हैरानी की बात है कि पोर्क यानी सुअर के मांस को लेकर कोई आक्रामक नहीं है, कोई भावुक नहीं है। दिल्ली के केरल हाउस में बीफ बिकता है। पुलिस को इसकी शिकायत करने वाला युवक मीडिया को पहले फोन करता है और फिर सारा कुछ नेशनल चैनलों पर छा जाता है। हंगामा हुआ तो शिकायत करने वाला युवक भी हिरासत में लिया जाता है। और आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, गुरुवार की इंडियन एक्सप्रेस में, कि केरल हाउस में भैंसे का मीट फिर से बिकने लगा है। इतने लोग भैंसे का बीफ खाने पहुंच गए कि 45 मिनट में ही सब समाप्त हो गया। केरल हाउस के मैनेजर ने कहा, सदस्य ने कहा अखबार को कि इस विवाद से हमारा तो उल्टा प्रचार ही हो गया है। हर धर्म के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जो दूसरे को पसंद नहीं है। मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं जो शाकाहारी हैं। हिंदू धर्म के भीतर भी कुछ लोग वैष्णव हैं तो कुछ शाक्त हैं। पर आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि शिव के वो सारे उपासक मांसाहार करते हैं। लेकिन जो मांसाहारी हैं वो कम धार्मिक हैं, इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जय माता दी चंपारण मीट हाउस, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की है, जहां विधायक रहते हैं उस जगह पर यह तस्वीर मुझे मिली कि जय माता दी मीट हाउस। अब ये तस्वीर देखिए, होटल जय मां काली पटना से 50 किलोमीटर दूर दनियावा में है। मछली के लिए फेमस है। इस दुकानदार ने भी अशोक वाजपेयी, रोमिला थापर या फिर किसी तथाकथित सेकुलर से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की होगी। लेकिन क्या मांसाहारी होना हमारे समाज की हकीकत नहीं है? क्या हम आप नहीं जानते कि धार्मिक परंपरा में भैंस की बलि दी जाती है? वैसे पटना के आसपास कई गांवों के नाम मछलियों पर भी हैं, बड़ी केवई, हिलसा, मछरियावा। मछली खाते हैं तो बंगाल में मछली से पूजा भी होती है। खान पान को लेकर विवाद हमेशा से रहा है, लेकिन विवाद और बहस की जगह किसी भीड़ के आ धमकने का अंदेशा हो जाए तो क्या इसे सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया जाना चाहिए? जरूर उठाना चाहिए, लेकिन क्या हर आवाज को बीजेपी विरोधी कहकर खारिज किया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। लेकिन क्या यह विरोध सिर्फ बीजेपी विरोध है? जब मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिख पोती जा रही थी तो क्या विरोध करने वाले शिवसैनिक भी कांग्रेस के इशारे पर कालिख पोत रहे थे? वैसे इस घटना की बीजेपी ने निंदा की थी, लेकिन शिवसेना ने कहा था कि बहुत गर्व का काम किया है हमारे सैनिकों ने। तो ऐसी घटना का विरोध हमेशा बीजेपी विरोध कैसे हो जाता है? क्या इस विरोध के जरिए बीजेपी से यह उम्मीद की जा रही है या आग्रह किया जा रहा है कि प्लीज आप ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाइए क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में? क्या बीजेपी इन विरोध को खारिज कर इन गुमनाम संगठनों के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है जिन पर भय का माहौल फैलाने का आरोप लग रहा है? वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि यह बना बनाया हुआ विरोध है, मैन्युफैक्चर्ड विरोध है।
जेटली ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के आते ही चर्चों पर हमले की खबर पर काफी हंगामा हुआ और सरकार पर आरोप लगाए गए। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि सबके अलग अलग कारण थे, कहीं कहीं चोरी की भी घटना थी। वित्त मंत्री के इस ब्लॉग का इंडियन एक्सप्रेस में रामचंद्र गुहा ने भी विस्तार से तुर्की व तुर्की जवाब दिया है, आप पढ़िएगा। वैसे रामचंद्र गुहा ने पुरस्कार लौटाने पर सवाल उठाए हैं। पुरस्कार लौटाने को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन क्या यह बात चिंता की नहीं थी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कलबुर्गी की हत्या होती है और साहित्य अकादमी शोक सभा भी आयोजित नहीं करती है। लेखकों के बाद देश के कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी अंधविश्वास, मनगढ़ंत धार्मिक कथाओं को वैज्ञानिक बताना और दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भय के माहौल के खिलाफ सार्वजनिक पत्र लिखा है। मशहूर वैज्ञानिक पीएम भार्गव ने पद्म पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। एफटीआईआई की हड़ताल खत्म होने के बाद कई फिल्मकारों और डॉक्यूमेंट्री मेकर ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा दिए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि भारत में वैज्ञानिक सोच पर गहरा संकट आया हुआ है। मंगलयान और तरह तरह के यान छोड़ते वक्त मंदिर में उन यानों की नकल रखकर पूजा करना कब वैज्ञानिक हो जाता है और कब अंधविश्वास, इसका संबंध सरकार बदलने से है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के साथ साथ इतिहासकारों ने भी, आज 50 से अधिक इतिहासकारों ने भी बयान जारी कर कहा है कि देश में माहौल अच्छा नहीं है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। बात करते समय बिहार चुनाव का संदर्भ भी हमारे साथ है कि जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं या पहले दिए गए हैं, क्या उन बयानों का संबंध राजनीतिक दलों से नहीं है? क्या उन बयानों की निंदा भी बीजेपी विरोध की निंदा है? ये सब संदर्भ हमारे साथ है। हम आज प्राइम टाइम में बात करेंगे कि क्या सहिष्णुता, एक दूसरे की विविधता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पर हमले बढ़ रहे हैं? ये धारणा है, तथ्य है, जरूरत से ज्यादा डर है या घबराने की बात नहीं? हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चर्चा में ओम थानवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और आप भी रविवार को लेखक बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं आप लोग मावलंकर हॉल में दिल्ली के। पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और आप सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद के संस्थापक के रूप में जाने गए और काफी लंबे अरसे तक वहां रहे हैं। काफी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में आप जाने गए हैं इस विज्ञान जगत में। राकेश सिन्हा जी हैं हमारे साथ, संघ के विचारक हैं, और मालिनी अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। पुष्पमित्र भार्गव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि काफी देर से वैज्ञानिक समुदाय जो है वो उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जब सारा कुछ हो गया, और आप देख ही रहे थे कि किस तरह से विज्ञान पर एक तरह से वैज्ञानिक सोच पर हमले हो रहे थे। जो मिथकीय बातें हैं उनको वैज्ञानिक बताकर दावेदारी की जा रही थी। तब आपके वैज्ञानिक कम्युनिटी ने कुछ भी नहीं कहा। देखिए, मैं वैज्ञानिक कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे अपने देश की वैज्ञानिक कम्युनिटी से कोई भी सहानुभूति नहीं है। बहुत ही वो सोशली इनसेंसिटिव हैं जब हमारी साइंटिस्ट की वैज्ञानिक की कम्युनिटी है। तो मैं जो कुछ भी उन्होंने किया या नहीं किया उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। सिर्फ ये कहूँ आपने क्यों किया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप मोदी सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में माहौल बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, मुझे न तो बीजेपी से कोई विरोध करना है, न मोदी जी से कोई विरोध करना है। मेरा जो विरोध है वो जो कर रहे हैं उसका विरोध है। मैं इस समझ में जो रास्ता वो अपना रहे हैं वो डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं है। उससे अगर उसी रास्ते पर वो चलते रहेंगे तो वो आगे चल के हमारा जो देश है एक हिंदू रिलीजियस ऑटोक्रेसी बन जाएगा, पाकिस्तान जैसा, और वो मैं नहीं चाहता। अगर वो डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलें तो मैं उनको पूरा सपोर्ट दूंगा। तो ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये प्रिंसिपल्स का मामला है।
आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के नाते वो ये सब कुछ कर रहे हैं? जो कुछ हो रहा है उससे ये जाहिर होता है मुझे। देखिए, जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है वो आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है, और आरएसएस जो है वो एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उससे मुझे कुछ भी सहानुभूति नहीं है। और जो बीजेपी है वो आरएसएस की इजाजत के बिना कोई बड़ा काम नहीं कर पाती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। और आरएसएस के जो व्यूज हैं वो सब लोगों को मालूम है। आरएसएस के प्रेसिडेंट चेयरमैन ने भगवत जी ने कहा था 4 दिन हुए, मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि औरत का फर्ज होता है घर को देखना और मर्द का फर्ज होता है पैसे कमा के लाना। इसका मतलब ये कि आरएसएस जो है वो औरतों के काम करने के खिलाफ है। ये पुराना बयान है उनका, और इस पर काफी बहस हुई थी, फिर उनका क्लैरिफिकेशन भी कुछ आया था। राकेश इस पर बताएंगे। लेकिन भार्गव जी, अभी बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर आपसे कहा है कि जब इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था तब आपने विरोध नहीं किया था, बल्कि उसके एक हफ्ते बाद जो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्थापना होती है तो आप उसके चेयरमैन बन जाते हैं उसके, इसलिए आप कांग्रेस के करीब रहें और आप बीजेपी को बदनाम करते रहें। हाँ, देखिए पिछले साल हमने किताब लिखी थी जी, जो कि काफी पॉपुलर रही। उसका नाम था एन एजेंडा फॉर द नेशन, और वो जो किताब थी वो यूपीए 1 और यूपीए 2 की क्रिटिक थी। अच्छा। तो ये किसी को ये कहना कि हम कांग्रेस के साथ हैं इसीलिए बीजेपी को बदनाम करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो क्रिटिसिज्म किया है इस किताब में, वो अगर कोई पढ़े तो ये नहीं कहेगा। किताब का नाम एक बार फिर से आप बता सकते हैं क्या? जी हाँ, एन एजेंडा फॉर द नेशन, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। लेकिन आपने आपातकाल का कोई विरोध किया था? जी हाँ, बिल्कुल किया था। बीजेपी कहती है कि आपने नहीं किया था। बिल्कुल किया था हमने विरोध। ये कैसे कह सकती है बीजेपी कि हमने नहीं किया था। उन्होंने कहा था मिसेस गांधी की जो के साथ जो लोग थे कि एटॉमिक एनर्जी और स्पेस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हमने तो एक पूरा आर्टिकल लिखा था। ये देखिए, ये किताब है एन एजेंडा फॉर द नेशन जी, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ये पूरी क्रिटिक है। हमने यूपीए 1 और यूपीए 2 को 100 में से 8 नंबर दिए। 100 में से 8? जी, इनकी परफॉर्मेंस पर। अच्छा राकेश जी, एक बात है कि ठीक है कि तरह तरह की सेनाएं उभर रही हैं, कुछ करके चली जाती हैं। दिल्ली के केरल हाउस में वो जो लड़का एक आता है वो कर जाता है, और इतने पावर के साथ वो कर गया, पुलिस पीछे पहुंच जाती है और पूरा एक मामला बन जाता है। पर जो भी विरोध लोग कर रहे हैं उनको पहले कि आपातकाल पर आपने विरोध किया कि नहीं किया, अगर ये इस दलील से सारी बातें होती रहेंगी तो फिर जो मौजूदा सरकार है उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या? देखिए, एक बात मैं, इन्होंने तो बता दिया कि आपातकाल का विरोध किया है, यूपीए को 100 में से 8 नंबर दिया। ये कांग्रेसी तो नहीं है। रवि जी, थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बातें कही हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, असहमति का अधिकार और असहमति का समय ये किसी का मौलिक अधिकार है। इस पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता हूं। असहमति व्यक्त करें, विरोध व्यक्त करें, लेकिन भार्गव जी ने मेरा काम आसान कर दिया है।
उनकी बातों में जो विरोधाभास है वो अकेला विरोधाभास नहीं है। वही बात पटवर्धन जी में है जो फिल्म से आते हैं, वही बात मंगलेश डबराल में भी है, वही विरोधाभास उदय प्रकाश में भी है। क्यों? उन्होंने कहा कि आरएसएस से बीजेपी जुड़ा हुआ है और आरएसएस की विचारधारा दुनिया जानती है, इसलिए हमारा विरोध है। अर्थात जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन्होंने बयान जारी 2013 में किया था, भार्गव जी इमरजेंसी में क्या बोले नहीं बोले, 2013 में इन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी, ये भी उनका अधिकार हो गया। नहीं, ये मैं कह रहा हूं इस देश में एंटी बीजेपी होना क्या कानून पास हुआ है क्या? ये अपराध है? तो संघ का होना क्या का गुनाह है? क्या वही बात है ना, आज तो बहस हो रही है, जब दो लोगों में बहस हो रही है। आप सब लोगों ने संघ का होना गुनाह बना दिया, आपने स्थापित कर दिया संघ ही है तो फांसीवादी है, इसी का। अरे नहीं, सब लोगों ने उस जमात में मैं सबको रखता हूं और आपको भी रखता हूं। मुझे क्यों रखते हैं? आप भी मैं तो सामने से आलोचना करता हूं, मैं कहीं जमात में मत। नहीं, संघी होने का मतलब फांसीवादी है। इन्होंने कहा कि संघ का है, इसका अर्थ है, इसका समाधान क्या है? या तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें या संघ से संबंध तोड़ दें। दोनों ही संभव नहीं है, दोनों संभव। मैं एक बात कहती हूं, ये स्वयं भ्रमित है। दो बात मुझे बता दीजिए, क्या थे उदय प्रकाश जी, जब उदय प्रकाश जी, भार्गव जी ने, अभी एक सेकंड उस पर भी आ जाएंगे, आपका काम इतना आसान में नहीं होने दूंगा। पीएम भार्गव जी ने कहा कि भाई एक माहौल यहां पर बन रहा है, ठीक, वो माहौल बन रहा है कि आप अगर कहीं लिख रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे लिख रहा है, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, तो 4 लोग जाके घेर के पीट रहा है या मार रहा है। जहां अखलाक की भी घटना हुई, निकल गया बाद में, वो बकरी का मांस निकल गया, गाय के मांस के आरोप में, उसकी तो जिंदगी चली गई ना। तो वो एक माहौल बन रहा है, तो इसमें ये उम्मीद करना ठीक है कि वो कानून व्यवस्था का है। तो जब कानून व्यवस्था का मतलब था तो 15 अगस्त को काहे के लिए लाल किला से आप बोल रहे थे कि ये सांप्रदायिकता पे बहस समाप्त होनी चाहिए, हम सबको मिलकर काम करना। आपके चैनल पर बैठकर जब आप अपने फेसबुक, जब आप सोशल मीडिया से बाहर हो गए और आपने लिखा, तो मैं आपके ही चैनल, अंग्रेजी चैनल में बैठकर कहा कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ऐसा कर रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। तो मैं संघ का होकर मैं संघ की आलोचना कर रहा हूं। एक बात और, मुझे फेसबुक ट्विटर पर इतनी गालियां मिली मैं संघी होने के नाते, तब मैंने कल फेसबुक से, मैंने भी कहा कि आपको भी जो लोग गाली देते हैं वो भी गलत है। मैंने ट्विटर पर कभी कांग्रेसी कम्युनिस्टों को ब्लेम नहीं किया। मैंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनको कानून के हवाले करूंगा। तो गलत है ना कि कोई बात उठी है तो उस बात का विरोध होना चाहिए ना, करने वाला वो आपातकाल की आलोचना नहीं किया। जाओ पहले भाई उस आदमी का साइन लेके आओ, दीवार फिल्म थोड़ी चल रही है देश की राजनीति। मैं अपनी बात कह दूं, यदि असहमति और असहिष्णुता के प्रति हमें अभियान चलाना है तो मैं तो साथ हूं, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि आरएसएस ही खराब है तो आप कौन से वाले थे? आपका आरएसएस वाले तो आपकी आपत्ति समझ गया मैं। ये जो माहौल बन रहा है, कौन सा माहौल बन रहा है? जब कुलबर्गी की हत्या हुई, तो मुझे एक बात बताइए, जब कुलबर्गी की हत्या हुई तो साहित्य अकादमी को शोक सभा आयोजित करनी चाहिए। साहित्य अकादमी की आलोचना करता हूं यदि उन्होंने नहीं किया तो। इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आते हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी कौन है? एक थानवी जी बताएंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी जी उन्हीं की विचारधारा से पले बढ़े, आज कहां है मुझे नहीं मालूम। तो ये साहित्य अकादमी की आलोचना कीजिए जो लेखकों की स्वायत्त संस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी का लेखकों ने साहित्य अकादमी की आलोचना के क्रम में अवार्ड लौटाया था या प्रधानमंत्री की आलोचना में? नहीं, देखिए साहित्य अकादमी तो सिर्फ एक हिस्सा थी। ये सिलसिला चला आ रहा है। इस बात को सिर्फ ये देखना कि एक हादसा हुआ और उसके खिलाफ, क्योंकि लेखक मारे गए और लेखक साहित्य अकादमी के कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे, तो साहित्य अकादमी क्यों चुप रही? लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक घटना को केंद्र में रख के हम सोचें साहित्य अकादमी के खिलाफ ये कोई बात थी, ऐसा नहीं है। लेखक काफी समय से ये महसूस कर रहा है कि देश में घृणा का ऐसा माहौल बना है कि आपको लिखते हुए घुटन महसूस होती है। जो लिखता है, किताब के लिए कोई बैठा है, उसका मुंह काला कर दिया जा सकता है, लोगों को गोली मार दी जा सकती है। लिखने के लिए कभी भी इतना संकट, देखिए इमरजेंसी इस देश में रही, वो बड़ा काला अध्याय था। कांग्रेस के नाम पे भी कलंक था, देश में भी कलंक था। देश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी वो एमएफ हुसैन को जाना पड़ा था ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं लाया गया। जो फिल्में आती थी उन सब का विरोध तो कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी किया गया था। उसका विरोध लोगों ने किया था। तब लोगों को ये नहीं कहा गया था कि आप भाजपा के पिट्ठू हैं। तब कोई किसी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा था जब हम लोग सड़कों पे आए एमएफ हुसैन साहब के पक्ष में। बल्कि मेरी व्यक्तिगत तौर पे उस वक्त जो गृह मंत्री थे, जो बाद में राज्यपाल बन गए, पाटिल साहब, उनसे बहस हुई। उन्होंने कहा मैंने वो पेंटिंग्स खुद देखी हैं। मैंने कहा आपको पेंटिंग की क्या समझ है, आप एक पैनल बनाइए जो चित्रकला को जानता हो। तो इस तरह से ऊपर उन्होंने हमको ये नहीं कहा कि आप भाजपा के पिट्ठू हैं। अभी क्या हो गया है कि असहिष्णुता, इसलिए मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं आप कांग्रेस के पिट्ठू हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी आप संदेश से देखते हैं। और यहां तक कहा गया कि मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं,
तो आपने कुल मिला के लोगों की नीयत पे इतना बड़ा वैज्ञानिक देश का आज अगर पद्म भूषण लौटा रहा है और आप उसको ये सवाल पूछें, मैं पूछ नहीं सकता हूं, आपने पूछ लिया, मैं संदेह कर नहीं सकता उनकी नीयत में कि किस तरह से उनको एक इतने बड़े वैज्ञानिक को हम उसकी नीयत पे संदेह करें। उनकी घुटन को, उनकी तकलीफ को समझने की जरूरत है कि क्यों उनको मजबूर होना पड़ा इस उम्र में ये एक इतना बड़ा सम्मान लौटाने के लिए। सर मैं एक बात यहां हस्तक्षेप करूंगा। भार्गव साहब ने स्वयं कहा कि आपातकाल के बाद उन्होंने खंडन नहीं किया, आपातकाल के बाद उन्होंने पद प्राप्त किया, पद से उनको नाराजगी नहीं थी। आपातकाल के बाद अब इसका मतलब कोई पद ही नहीं रह लेगा क्या? आपातकाल के बाद लोग आपातकाल का विरोध कर रहे हैं। अभी रामचंद्र गुहा ने लिखा है, क्या लिखा है कि जगमोहन आपातकाल के थे ना सिंबल, उनको आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मेरी बात सुन लीजिए, बनाया ना आपने मंत्री। आपातकाल में जेल जाने वाले और मदद करने वाले कितने लोग अब बीजेपी में घूम रहे होंगे पता भी नहीं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वैज्ञानिकों को कौन है? देखिए वही बात है ना, अरे क्या बात कौन है? जब हम बात ही नहीं है, संघ के हैं तो गुनाह हो गया, पहचान रहे हैं ना। नहीं, बात की बात हो रही है ना कि आपको ऐसे थोड़े कोई संघ को सीधा कोई रिजेक्ट कर रहे हैं। संघ को ही खारिज कर दिया है। नहीं कर रहे हैं, वो जो माहौल बन रहा है उसके बारे में बात, माहौल की बात नहीं की, माहौल की बात हो रही है। संघ माहौल बना, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं तो कौन सा बड़ा कांग्रेस शासित राज्य में हुआ तो संघ ने किया, हमने आलोचना की। अखलाक की हत्या कहां हुई? समाजवादी आपके प्रधानमंत्री ने की आलोचना, आपके प्रधानमंत्री ने आलोचना की, कितने दिन लगाया? प्रशांत पुजारी की हत्या हुई, आपने डिबेट किया? सारे लोगों ने मेरे चैनल पर 10 बार चलिए, आपने डिबेट किया, आपने डिबेट किया। हर खबर को एक अपराधी को मारने के लिए मैं तो था बिहार में, आपको क्यों लगता है? क्या दाभोलकर हिंदू नहीं था? क्या दाभोलकर हिंदू नहीं था? क्या जो ये दलित मारे जाते हैं जिस पर मैं जाके प्रोग्राम करता हूँ, क्या वो हिंदू नहीं है? दाभोलकर जी क्या पंसारे हिंदू नहीं थे? क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आप पंसारे हिंदू नहीं है? तब तो मैं कहना चाहूंगा ना इसमें दाभोलकर जी की हत्या हुई, सनातन संस्था के लोग पकड़े गए, भाजपा शासन में आई, किसने उसको प्रोटेक्ट किया? सनातन संस्था तथाकथित हिंदू संगठन है, लेकिन जब पकड़े गए तो कौन तथाकथित कहने पर भी मार कर देते हैं। कौन मारता है? कौन मारता है? सवाल ये है, आज उन्होंने बोला, इनको कौन रोक रहा है? आपको जो कहना चाहिए, उनको जो कहना चाहिए। थानवी जी को किसने रोका? आपको किसने रोका? आप बिहार में थे, किसने रोका? आप बिहार में आप अखलाक के मुकाबले में दाभोलकर को खड़ा मत कीजिए, क्योंकि दाभोलकर भी हिंदू है। अरे मैं ठीक है, तो दाभोलकर के हत्या पर भी सबने किया था। सब भारतीय है, जो मारे जा रहे भारतीय जो अखलाक की हत्या हुई उसका अलग परिस्थिति है। नहीं, वो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। दाभोलकर के समय नहीं किया। आप प्रशांत पुजारी और अखलाक में अंतर कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में भ्रम है। मेरे मन में नहीं है, मन में भ्रम है, मेरे मन में नहीं है, भ्रम को निकालिए। मेरे मन में नहीं है सर। देखिए रवीश जी, बात है कि हिंसा की बात है, सुन लीजिए। संघ के साथ यदि विमर्श करना है, इसको अछूत नहीं मानिए, इसकी विचारधारा से विमर्श कीजिए। वो अलग बात है, अलग बात कैसे है? जो संगठन जो है इसमें शामिल है, मेरी बात सुन भी नहीं रहे हैं। आपके भी मन में बात है कि जो संगठन शामिल है, जो जाके केरल हाउस में हंगामा कर रहे हैं, उसमें संघ शामिल है। उसकी मैंने आलोचना की, मैं क्या अरेस्ट करो? नहीं है ना, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसे जो संगठन सेना की आलोचना की, गृह मंत्री ने आलोचना की, भारत सरकार ने आलोचना, अब क्या चाहिए? ऐसे संगठनों के प्रति क्या ऐसी कार्रवाई है कि लोगों को अगर ये लगता है कि चूंकि एक अनुकूल सरकार है इसलिए ये इन लोगों का ज्यादा हो गया है? मैं एक उदाहरण दे देता हूं, तो इसमें मैं एक उदाहरण देता हूं। शिवसेना ने महाराष्ट्र में दर्जनों बार लाठियां चलाई, तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, हमने भी आलोचना की, आज भी आलोचना कर रहे हैं। कोई नई बात हो रही है क्या? तो शिवसेना ने भी तो किया ना। अरे इस तरह की मैं क्या कर रहा हूं? आरएसएस ने तो नहीं किया। मैंने कहा कि पहली बार नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप उद्वेलित हो रहे हैं। आपको यदि संघ से नरेंद्र मोदी से लड़ना तो सीधे लड़िए, उपक्रम मत चलाइए। पर ये एक सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि अखलाक को लेकर आप ज्यादा संवेदनशील होते हैं, या फिर तभी होते हैं जब केंद्र में बीजेपी की सरकार होती है। जैसे इन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया कि इसके सवाल पर आपने चर्चा की, आपने हंगामा किया। देखिए मेरा कहना ये है कि अगर बचाव की मुद्रा इस तरह की है संघ की या भाजपा की, जबकि दो अलग अलग संगठन हैं, मुझे नहीं लगता कि संघ को, सरकार को इतना बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है। सरकार खुद बचाए। मुश्किल ये होती है कि सरकार बोलती नहीं है। सरकार का मंत्री जब बोलता है तो गाय की बात करता है, कुत्ते की बात करता है, या फिर वो कहता है कि मैन्युफैक्चर्ड वगैरह। उसकी निंदा तो की ना उन्होंने, तो किसने नहीं किया? वीके सिंह की निंदा जो है वो तो राजनाथ सिंह से लेके अरुण जेटली तक सबने की उनकी निंदा। नहीं सुनिए, पर चीज ऐसी खाली निंदा नहीं होती, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि हो क्या रहा है, चिंता क्यों। लेखक चिंता अपने लिए नहीं कर रहा। लेखक की आजादी की बात लोग बार बार ही कहते हैं कि लेखक अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। लेखक की आजादी उसके पाठकों की आजादी होती है। वो जो लाखों करोड़ों का जो समुदाय है वो उनको भी फिक्र कर रहा है, क्योंकि उसकी आजादी का असर उन पे पड़ता है। मेरा कहना यह है, लेखक क्यों परेशान है? ये कहना कि लेखक को
अपनी व्यक्तिगत तौर पे पुरस्कार को लेकर कुछ बेचैनी है, कहीं कोई हत्या हुई है, वो ठीक है। उससे ज्यादा लेखक परेशान इसलिए कि उस समाज के बारे में लिखता है और समाज का ताना बाना बिखर रहा है। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये बहुलता इस समाज की जो खूबी रही है भारत की, वो टूट रही है, वो टूट रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार कहा जाता है कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां की सरकार है, सवाल ये नहीं है। मानसिकता सब जगह एक काम कर रही है, एक विचार पद्धति काम कर रही है, और इसकी वजह से लगता है कि विचार पद्धति आप अपने पास रखिए, लेकिन वो अगर समाज को तोड़ने के लिए कौन सी विचार आपकी विचारधारा और किसकी हो विचारधारा गया है? बस बात वो तो पिंजरे से बिल्ली बाहर आ जाती है। वो तो मुंह खोलते हैं 2 लाइन के बाद ये लोग संघ का विरोध करने चाहते हैं। लेकिन आप नहीं, आप तो पर मैं आप संघ अगर को मेरी प्रतिबंध बात लगा सुन, देना, आप कहिए संघ को प्रतिबंध लगा दो। नहीं, अच्छा, आपने मेरी बात सुन ली, आपने मुझे कांग्रेस ही नहीं कहा। नहीं, आप और तो जगह क्या होता है कि तुरंत आप गाली देंगे क्या कांग्रेस ही है, उसका मतलब आप बात थानवी साहब एक जवाब एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी सरकार बनने के बाद आप जनसत्ता के संपादक बने रहे, अभी आप उससे सेवानिवृत्त हुए। आपने जितने लेख छापे सरकार की आलोचना में, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना में, क्या सरकार की तरफ से फोन, संघ की तरफ से फोन? देखिए 2-4 आदमी कोई कॉल कर दे, मुझे भी कॉल करता है कि तुम संघी हो। फेसबुक पे मुझे भी लगता है कि तुम ऐसी सी गंदी भद्दी गालियां, घर को थ्रेट भी मिलता है, तुमको देख लेंगे, निपट लेंगे। नहीं देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं असहिष्णुता सबके लिए खतरनाक है, लेकिन आपको इस असहिष्णुता के खिलाफ लड़ने के नहीं, लिए ये मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघ के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे? ये कहते हैं आप मिलकर लड़िए। अगर आप एक बात सुन लीजिए, चाहते हैं कि आप भी अपने विचार को उसी तरह से लिखें, एक घटना सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि आप भी अपने विचार को लिखें। एक घटना सुन लीजिए। थानवी साहब को मैं बहुत अनुग्रहित हूं इस घटना के लिए कि मैंने एक संवाद की प्रक्रिया खोली संघ के नाते। मैंने मंगलेश डबराल जी को अपने यहां बुलाया और उनको बुलाने के बाद जनसत्ता ने 4 हफ्ते तक इन्होंने डिबेट किया। मैं इसका अभिनंदन करता हूं। मंगलेश डबराल उसके बाद क्या हुआ सुन लीजिए। उसके बाद बहस नहीं हुई। उन पर इतने प्रहार हुए कि मंगलेश डबराल ने कहा चूक हो गई, संघी के मंच पर जाना मेरी चूक हो गई, मेरी गलती थी, मुझे नहीं जाना चाहिए। किया कि उनको जाना चाहिए। आपने क्या, लेकिन मंगलेश डबराल ने नहीं किया। वो छोड़िए। और एक और 8 अप्रैल 2000, एक बात अंतिम बात, 8 अप्रैल 2014 को जनसत्ता में जिन लोगों ने बयान जारी किया कि मोदी फांसीवादी हैं, संघ फांसीवादी है, नरसंहार के जिम्मेदार इनको वोट मत दो, उसमें ये सब लोग हैं, अधिकांश लोग हैं। घटना जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो चिट्ठी ये लिख रहे वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक से ज्यादा राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने वैज्ञानिक कौन है? मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने अभी कह रहे थे कि इनको कांग्रेस में कहना चाहिए। अरे इन्होंने जिस ढंग से भारत के वैज्ञानिक समुदाय की भर्त्सना की है आपके मंच पर, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। अरे इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय सोशल नहीं है। क्यों नहीं कहूंगा? मेरे देश के वैज्ञानिकों को आप बदनाम करेंगे, सोशल नहीं है। देश के लिए क्यों इतना भावुक? क्यों नहीं? मेरे देश के, अरे भार्गव साहब मैं आपकी निंदा करता हूं कि आपने वैज्ञानिकों की आलोचना की। राकेश जी, इतनी चिंता है ना, तो जो विज्ञान में रिसर्चर है ना, दिन भर हमारे दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप ढंग से नहीं मिल रहा है और 10 तरह की समस्याओं को लेकर तो मेरे देश करने से पहले उनकी समस्याओं का निदान कर दीजिए। भार्गव साहब ने जिस ढंग से आलोचना की मैं निंदा करता हूं। नहीं, आप थोड़ा भावुकता का टर्न भावुकता नहीं सर, भार्गव साहब ने बहुत गलत किया। वो संघ की आलोचना कर लें, बीजेपी की आलोचना कर लें, लेकिन वैज्ञानिकों को अपमानित मत करें। वैज्ञानिकों का अरे उन्होंने, आपको सुन लीजिए, अब गजब हाल है। अभी तो आप संघ की आलोचना पे भड़के हुए। नहीं, वो मैं तो कह रहा हूं वैज्ञानिकों को गर्व होना चाहिए। हम तो 85 को गर्व होना चाहिए। 85 साल से सुन रहे हैं, 85 साल से आलोचना सुन रहे हैं। हम 85 साल सुन रहे हैं, फांसीवादी है, सांप्रदायिक है, क्या निकल गया? सुनिए, सरकार बन गई देश में। सुनिए, वो तो पहले भी बनी थी। नहीं, अब भी आगे भी जारी रहेगी। ये विचारधारा रूलिंग आइडियोलॉजी बनेगी, देश की जनता नहीं बनी है, अब बनेगी, बनने की प्रक्रिया में है। ये भूकंप के बाद जो बाढ़ में छोटा छोटा होता है ना, ये प्रतिक्रिया उसी तरह। आपकी विचारधारा है या बीजेपी की विचारधारा है? मैं कह रहा हूं संघ की विचारधारा आगे बढ़ती जा रही है। तो ये जो संगठन, जो सेनाएं हमले कर रहे हैं तरह तरह, उनकी हम आलोचना करते हैं, उन पर कार्रवाई करें। जिन राज्यों में संघ की विचारधारा से संबंध है कि नहीं? कोई संबंध नहीं। जिन राज्यों में होता है वहां की राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे। एक भी संघ का व्यक्ति यदि उनके समर्थन में आएगा तो मैं टीवी स्टूडियो आना बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ये हुआ बात। ये हुई बात। मैं राकेश जी को ये कहना चाहता हूं, ये बात बड़ा जोरदार तरीके से किया। एक तो अब जाके वो जो संगठन है उसको आरएसएस से अलग किया इन्होंने। ठीक है, एक तो मेरा कहना यह है कि ऊंचा बोलने से तर्क मजबूत नहीं होता। हमें बोलने की जगह एक ऊंचा पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जनसत्ता में नरेंद्र मोदी जी ने हमको आजादी से सब कुछ छापने दिया। नरेंद्र मोदी जी को शेयर नहीं जाता। वो इंडियन एक्सप्रेस का माहौल ही ऐसा है कि वहां पे आजादी हासिल होती है। अभी भार्गव जी के पास अब उनको क्या? अरे आपने एक अच्छे पॉइंट किए ना भाई, सरकार ने रोका क्या? सरकार ने रोका नहीं। आप उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? मैं चारों तरफ आप घेर रहे हैं, मुझे चक्रव्यूह में क्यों डाल रहे हैं? मेरे जवाब देने दीजिए। सब लोग एक ही विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। तीसरी बात ये है, फिर देखिए, फिर सब लोग एक दूसरे के विचारधारा
विचारधारा संघ विरोधी दो विचारधाराएं भी हैं। यहाँ जितने लोग आते हैं संघ का समर्थन करते हैं। गलत बात, सुन तो ले, गलत बात। संघ का समर्थन आप तो करते फिर हैं। आप करें कि कांग्रेस का समर्थन करते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हम तो हैं, गजब हाल है। हूँ। अब आप ये कसम दिलाइएगा क्या? आप संघ विरोधी हैं, आप तीनों संघ विरोधी हैं। एक ब्रेक लेना है। भार्गव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मालिनी अवस्थी हैं हमारे साथ, ब्रेक के बाद जुड़ रही हैं। हम आते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी भी जुड़ रही हैं। चूंकि अफ्रीका सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका के जो अफ्रीकी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं सारे, उनकी वजह से दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि सबको पैदल चल के आना पड़ा है। थानवी जी को भी, राकेश सिन्हा जी को भी और मालिनी अवस्थी जी को भी। तो ऐसा मत समझिए कि हम लोग सिर्फ झगड़ा ही करते हैं, संबंध हमारे अच्छे हैं। मालिनी जी, हमारा ये सवाल है आपसे कि जो लेखकों ने पुरस्कार लौटाया, ठीक है, वो छोड़िए उस मसले को, क्या आपको लगता है कि ये जो डर की बात कही जा रही है, उस माहौल की जो बात कही जा रही है, वैज्ञानिक सोच में जो टूटन है ना, कब क्या किसके खान पान को लेकर कौन सी भीड़ कहां से आ जाएगी और किसको क्या ब्रांड कर देगी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो एक तस्वीर पेश की गई है वो वास्तविक नहीं है? आपने खुद कह दिया अपने शब्दों में, ये तस्वीर पेश की गई है, ये वास्तविक नहीं है। रवि जी, मैं कहना चाहूंगी, मैं लखनऊ से हूं, मुझे इस बात को सुनकर मेरे जैसे कलाकार को भी यदि इस चीज के लिए सामने मुखर होकर के कहना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए कि हम लोगों से ज्यादा सेक्युलर कौन होगा या हम लोग से ज्यादा उसकी परिभाषा को कौन समझेगा कि वाकई में ये देश, यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल कैसा है और यहाँ पे अभी सौहार्दता का भाव है कि नहीं। हम लोग के उस्ताद मुस्लिम रहे, हम अब जब आज भी गाना बजाना करते हैं तो हमारे आधे आर्टिस्ट हमारे वो मुस्लिम रहते हैं। हम लखनऊ से हैं, हम मुहर्रम मरसिया भी पढ़ते हैं, अभी 3 तारीख को हम देवा शरीफ में गाने भी जा रहे हैं। लेकिन वैसे ही बड़ी विशुद्धता और बड़े स्वाभिमान के साथ मैं कहती हूँ कि मैं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ, जिनको कि कहीं ना कहीं पर एक ऐसी आप कह ले एक कुचक्र या एक ऐसा षड्यंत्र कह लें या फिर एक ऐसा आभास दिया गया कि जो संस्कृति की बात करे वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पुरातन पंथी है, पोंगा पंथी है, कहीं ना कहीं लकीर का फकीर है। मैं उस चीज का विरोध करती हूँ और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होने के कारण, अवध की होने के कारण, दुनिया भर में घूमने के कारण मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे भी उठना बैठना होता है, हमारे भी मित्र दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं। ये यदि इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है तो आप न तो देश का भला कर रहे हैं न समाज का भला कर रहे हैं। इस वजह से जो पुरस्कार वापसी का जो ये पूरा प्रक्रिया है, उसमें चूंकि उन्होंने अपने विरोध में 2 बातें कही हैं। एक तो ये कि अब हमको अभिव्यक्ति नहीं, स्वतंत्रता की अपनी बात नहीं कह सकते, जो कि उनके इस पूरे करने से खंडन हो जाता है। और दूसरा ये कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं। रवि जी, मैं खुद अंडा भी नहीं खाती, शुद्ध शाकाहारी हूँ और ऐसे लोगों को साथ रही हूँ जो खाते हैं। क्या आप इस बात के हक में हैं कि कौन क्या खाए ये राजनीतिक दल से तय हो, सरकार के स्तर पर तय हो? नहीं, ये निजी निर्णय होना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हम जब किसी का भी सम्मान करते हैं, यदि आप किसी के अप्रिय जो चीज लगती है, जब वो हम दैनिक जीवन में नहीं अपनाते तो खान पान में हम क्यों नहीं उसको अपना सकते? तो मांसाहार बंद कर दिया जाए, किसी भी प्रकार का मांसाहार? फिर नहीं, मांसाहार तो कौन कैसे बंद करेगा, ये तो सबकी निजी इच्छा है। जब मैंने आकर आपके सामने कह दिया कि मैं मांसाहार के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो अंडा खुद नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मेरा परिवार भी नहीं खाता है, लेकिन दूसरा खा रहा है कि नहीं खा रहा है ये वास्तव में उसका निजी निर्णय है। ठीक है, कौन तय करने वाला व्यक्ति के आपके घर में क्या खाया जा रहा है? कानून मना नहीं करता कुछ भी आपको खाने से। जिनको जिस चीज के लिए मना करता है आप कानून के पास जाइए। पीट पीट के आपने जान ले ली और अब उस व्यक्ति की जिसको आप कह रहे हैं कि आप उसके घर जाते थे तो वो आपकी पसंद का खाना बनाता था, यानी वो समुदाय, तो इस समुदाय के बीच दूरी फिर सारे देश तक बात पहुंचती है, पर दुनिया में वही कह रही हैं कि ये है समस्या। लेकिन वो जिन जीवन से अपने अनुभवों से गुजर रही हैं, वहां करें कि वहां उठने बैठने में इसका एहसास उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, जितना मीडिया में पेश किया जा रहा है। नहीं, पर इस शाकाहार पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। वो अंडा नहीं खाती हैं, आपको पता है मैं प्याज भी नहीं खाता हूं, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये नहीं कि आपकी व्यक्तिगत आजादी है। जो व्यक्ति गाय को खाता है, जो व्यक्ति सूअर को खाता है, मेरा कहना यह कि अगर वो इस बात का खुद ख्याल करता है, एक समुदाय
के में एक इज्जत है कि किसी पशु की, तो मैं भी उस समुदाय में हूं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप डंडा लेकर के वहां जाएं और बोले तुम क्या पका रहे हो, क्या खा रहे हो, तो वहां पे समाज टूटना शुरू होता है। वो हो रहा है, इसलिए बुरी बात हो रही है। और लेखक जो है वो अपने पुरस्कार को लेकर, मैं बार बार कह रहा हूं, चिंतित नहीं है। वो उस समाज को लेकर जिसके लिए लिखता है, उस समाज में घृणा, नफरत, टूटन 47 के दिनों में जिस किस्म से बात हुई थी, क्यों फारूक अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि देश भी टूट सकता है? अगर उस जैसा व्यक्ति जो इतना अपने देश के प्रति, हम लोग क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? कब लंदन में रहते हैं, कब हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं, पर फिर भी उन्होंने देश के प्रति कभी भी, वो पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं गए। लेकिन ये चीज अगर उनको चिंतित करती है, उनको उड़ा देने की बात नहीं है। ये लोग बहुत लोग महसूस करते हैं कि देश में चीजें इस ढंग से बिखर रही हैं कि बहुत अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया है, लोग डर रहे हैं। और हमने कोई ऐलान नहीं किया है कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी में देखिए घोषणा हो गई थी तो आप डर के निकलते थे, आपको कहीं भी ठूंसा जा सकता है। लेकिन अब ठूंसा नहीं जा सकता, मारा जा सकता है, मुंह काला किया जा सकता है, लेकिन ऐलान नहीं है। और आप उसके लिए माफी भी नहीं मांगते हैं, आप उसका बचाव करते हैं। बुरी बात है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अखलाक की जो हत्या हुई, जिन 50 गुंडों, सांप्रदायिक गुंडों ने किया, जिस मोटिवेशन से किया, पूरा देश खड़ा होकर उसकी आलोचना किया। पूरी देश खड़ा होकर, पुजारी की हत्या हुई, पूरा देश आलोचना किया। दलित की घटना घटी, पूरा देश एक हुआ। आप यदि एवेरेशंस को और कुछ अपवाद स्वरूप निष्प्रभावी लोगों के बयान को लेकर यदि पूरे विचारधारा को कटघरे, तो नहीं, मंत्री स्तर के लोग हैं, तो मैं उसकी घटना, लोगों को लगा कि शायद सरकार से मान्यता है। देखिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के जो सबसे पहले पुरस्कार लौटाने वाले उदय प्रकाश जी हैं, उनके हाथ से पुरस्कार लिया। सबसे पहले तो उस पुरस्कार को जाके वापस कर दें। योगी आदित्यनाथ जी के स्टेज मंच पर गए, नहीं, फुफेरे भाई, उदय प्रकाश ने पुरस्कार नहीं, फुफेरे भाई के बिहाफ से गए थे। आप कहते कहते कहां व्यक्तिगत हो जाते हैं? भाई कम्युनिस्ट पार्टी के 16 साल फुल टाइमर रहे हैं, मंगलेश डबराल जी सीपीआईएमएल की संस्था से जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक उपक्रम कैसे नहीं है? मैं कहता हूं इसमें बहुत से ऐसे लेखक हैं, पॉलिटिक्स तो है ही, मैं कह रहा हूं बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनको ईमानदारी से लगता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है और संवाद होनी चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं संवाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे माहौल को बनाने में वामपंथी साहित्यकार और वामपंथी कलाकार, जैसे पटवर्धन है और जिनका मैंने नाम लिया, अशोक वाजपेयी, 8 अप्रैल को आप नरेंद्र मोदी को नरसंहारी कहते हैं, तो फिर उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? चुनाव से पहले कहते हैं नरसंहार करने वाला है, जिनोसाइड कर रहा है, जिसको तनिका सरकार ने भी विदेश में जाकर कहा नहीं, जिनोसाइड नहीं है, मार्क्सवादी है। उनको लगा कि कम्युनल राइट्स है। तो सबको आप ऐसे मार्क्सवादी मत कहिए ना। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। थानवी जी नहीं है मार्क्सवादी। वाजपेयी जी के बारे में जो उन्होंने कहा, वाजपेयी जी को तो वामपंथी भी वामपंथी नहीं कहते हैं। वाजपेयी जी जो हैं, उनकी विचारधारा जो है वो गांधीवादी, लोहियावादी, समाजवादी कुछ भी हो सकती है। उनको आप जो है मार्क्सवाद की तरफ न धकेलें, क्योंकि मार्क्सवाद के लोग उनका विरोध करते रहे। नहीं, वो सहमत के मंच पर जाते हैं, सहमत से सहमत हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सहमत संघ के खिलाफ अभियान चलाता है। मालिनी जी, उनके मंच पे हम भी जाते हैं। मैं खांसी से परेशान हूँ जी। मालिनी जी, मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि जो पूरी बात चल रही है, इस बात को हम लोग समझें रवि जी कि भारत के मूल में धर्मनिरपेक्षता है। जो हमारी संस्कृति है उसके मूल में ही धर्मनिरपेक्षता है। जिस संस्कृति ने सबका स्वागत किया है वो अब क्यों विरोध करेगी? इसलिए ये दुष्प्रचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मेरे हिसाब से। और जो घटनाएं हो रही हैं वो क्या है? जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी, जो घटनाएं हो रही हैं वो आपको लगता है वो दुष्प्रचार है? नहीं रवि, कोई भी घटना यदि अप्रिय है, चाहे किसी की हत्या हो या इस प्रकार की घटना, उसका बिल्कुल विरोध भी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूं इसी मंच से, क्योंकि थानवी जी के तो अखबार में छपा था वो पूरा कागज, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनने से पहले बकायदा चिट्ठी लिखी, उनमें पटवर्धन जी भी शामिल हैं जिन्होंने आज का इस्तीफा दिया है। वही लोग क्यों आधे नाम हैं जिन्होंने कि वापस किया है? क्या ये नहीं इस रूप में देखा जाना चाहिए कि ये लोग वही लोग हैं जो 2 साल पहले भी सक्रिय थे? बनारस, 1 मिनट। और दूसरी बात रवि जी, दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रचार, यदि किसी भी प्रकार का सम्मान को वापस करते, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक सम्मान इसमें संगीत नाटक अकादमी का भी वापस किया गया है। किसी भी प्रकार के सम्मान को वापस आप करके नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? उस साहित्य या संगीत को क्या संदेश दे रहे हैं? कैसे ना बाकी जनता इसको, आज जो हास्यास्पद थोड़ी सी स्थिति हो गई, शुरू में तो गंभीरता थी, आज जनता कहीं ना कहीं आपस में आप बात करें तो लोग हंसते हैं कि यार ये क्या वापस, एक तो तुम हमें भी अवार्ड दो, हम भी वापस कर दें। ये सम्मान का जो मुझे लगता है अपमान हुआ है और उसको इतना हल्का बनाया। पहलू को छोड़ें, लेकिन इसका जवाब आप दीजिए कि ये वो लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ
ऐसा कुछ लेख लिखा था जिसमें उनको अपील जारी 8 की अप्रैल 2014 और वो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं, तो क्यों ना उनकी नीयत पे भी शक किया जाए। वो तो खबर है और जगहों पर भी छपी होगी। हाँ, अगर कुछ लोगों ने, नहीं उन्होंने किया है, कहाँ छपी है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने अगर किया, ये उनका अधिकार था। पर वो नाम जो जितने लोगों ने पुरस्कार दिए, मैं दावे से कहता हूं, अगर 50 लेखकों ने, आज 53 इतिहासकारों ने बयान जारी किया, कल 12 फिल्मकार थे, आप जरा सूची बना लीजिए, उस सूची जरा भारी साबित होगी बजाय उस सूची के जो अखबार में छपी थी। पहली नहीं, वो उस सवाल का जवाब दीजिए कि इन लोगों ने उनको फांसीवादी नरसंहारी कहा था और वो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं, तो इनका कहना है कि भाई वो राजनीतिक उनका पहले से था, अब भी वही है। एक सेकंड मालिनी जी, हाँ, घटनाएं घटी हैं जिन पर किया है FTII का जो भी उन्होंने अयोग्य अध्यक्ष नियुक्त किया, हाँ। वो उस वक्त तो था नहीं। ये सारी घटनाएं अब की हैं। हाँ। अखलाक की हत्या तब तो हुई नहीं थी। दादरी, फरीदाबाद, गोहाना, ये घटनाएं सब ताजा घटनाएं हैं। उस घटनाओं से वहां जोड़ना, देखिए उनकी विचारधारा साफ है। वो मानते हैं अगर नरेंद्र मोदी फांसीवादी हैं, पूरा इतिहास है, अब हमको गुजरात को खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मौका दिया है तो जिम्मेदार आप हैं, वो नहीं है। उनकी विचारधारा साफ है, लेकिन आपकी विचारधारा सरकार की विचारधारा बन करके अगर खुल गई है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार को मानना चाहिए कि संघ की विचारधारा को आप खोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री कहता है कि बीफ खाने वाला भारत में रह नहीं सकता है, अब बताइए। और आप कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट से, गोवा में तो है, गोवा में कहां बंद किया? लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बोला ना, तो मुख्यमंत्री को आप फ्रिंज एलिमेंट कह देंगे? पूरे प्रदेश का मालिक है। देखिए, बीफ पे अलग से डिबेट कर लेंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, ये सहिष्णुता पे से सीमित कर हाँ, लीजिए, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि कुलवर्गी जी की हत्या और दाभोलकर जी की हत्या का संबंध इस संघ की विचारधारा से कैसे है, कोई हमको समझा दे। यदि आप मानते हैं तो मैं आपसे पूरी तरह सहमति रखता हूं। आप विरोध करते रहिए, आप आगे 60 साल और विरोध कीजिए, हम विरोध का स्वागत करते हैं। सीबीआई का कहना है दाभोलकर की हत्या में हिंदू संस्था, अरे तो सनातन संस्था के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, असीमानंद को जब गिरफ्तार किया गया, आपने कहा हमारा कोई लेना देना अखबारों में हिंदू आतंकवाद छपता है तो आप बहुत स्वतंत्र हो गए। जब हम विरोध करेंगे तो हम फांसीवादी हो गए। जब बोर्ड से पकड़े गए तो वो अब छोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया। असीमानंद पकड़े गए तो उसके नहीं बहुत हो गया। हिंदू संस्था वाले अब यहाँ पर गांधी की नहीं। हत्या नहीं मुगल शासन में चले जाए। मेरे स्टूडियो में गांधी की हत्या नहीं हो सकती। मालिनी जी एक लाइन बता दीजिए, फिर मैं अपने कार्यक्रम को बंद करता हूँ। ये झगड़ा खत्म होगा नहीं। रवीश जी, आज जनता आपकी इन सारी चीजों को देखकर या पढ़ करके, ये जो पूरी प्रकरण उसको देख करके सवाल पूछती है कि आप सिर्फ अखलाक का नाम क्यों लेते हैं। वो मेरा भी भाई था, यदि उसकी हत्या हुई है, ये बहुत ही एक दाभोलकर का नाम तो लोगों ने लिया था, पंसारे का नाम लिया था, किसका नाम छूट गया आप था? नहीं, ये दोहरा मापदंड। तो हम कैसे, आप बताइए ना कि जो पंसारे दाभोलकर की जो हत्या हुई थी, तो उनका भी तो लोगों ने नाम लिया था ना? नहीं, नाम क्या लिया था? जिन सरकारों को, आपको क्या लगता है कि दाभोलकर की हत्या का यहाँ समर्थन किया गया था लोगों ने? किसने किया था? रवीश जी, एक भी पत्र लिखा है? किसने किया था? एक भी पत्र? आप अखलाक का उदाहरण दे रहे हैं, तो दाभोलकर क्या थे? पंसारे साहब क्या थे? कलबुर्गी क्या थे? बताइए ना, क्या थे वो लोग? नहीं, एक अब भी ये क्या किसी धर्म से बाहर के लोग थे? जब पंसारे जी की हुई, क्या कांग्रेस सरकार थी उसमें महाराष्ट्र में? थी तो सरकार, लेकिन विरोध करने वालों ने तो विरोध किया था ना। सरकार तो थी कांग्रेस की, एक भी ज्ञापन भी नहीं दिया कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, अब भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कलबुर्गी की हत्या का विरोध तो लोगों ने किया था ना, किसी ने समर्थन तो नहीं किया था ना। क्या उसका खून अलग है? मैं यही पूछ रही हूं। किसका खून अलग है? आप खून अलग कर रही हैं कि लोग अलग कर रहे हैं? अगर अखलाक की हत्या का विरोध हुआ है तो दाभोलकर और कलबुर्गी की हत्या का भी तो विरोध हुआ है ना, किसने नहीं किया? नहीं, ये बात नहीं है आपका। तो नहीं, आपने कहा ना कि अखलाक पे बोलते हैं लेकिन बाकी पे चुप रहते, तो बाकी कौन है? नहीं, बाकी क्या दलितों की हत्या मिर्चपुर में हुई तो लोगों ने नहीं बोला? वो दलित कौन है? इस देश में 20,000 मिर्चपुर में जब दलितों को मारा गया तो उसमें लोगों ने नहीं बोला, वो लोग कौन है? इस देश में 20,000 कम से कम मौतें हुई नक्सलवादी हमलों में, हाँ, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 12,000। तो आपको लगता है कि नक्सलवादी हमलों की आलोचना नहीं हुई इस देश में? नहीं, किसने विरोध में अकादमी में सम्मान वापस किया? तब वो अलग बात है, वो बात सही है कि किसने किया या नहीं किया। ये झगड़ा खत्म कीजिए। मुझे एक लाइन देखिए, ये ब्रह्मास्त्र, ये फर्क आप कर रही हैं, ये ब्रह्मास्त्र जिस पर चला रहे हैं, ये अपना अवार्ड लौटाकर, ये टाइट फिस्ट इसलिए हो जाएगा कि जनता का विश्वास इस विचारधारा, इस पर चुनाव हो रहा है, अभी तो चुनाव हो रहा है, जनता का विश्वास अटूट विश्वास है, इसे टाइट फिस्ट वो जनता तय कर लेगी। करते रहे, हम लोग झगड़ा ना करें तो ज्यादा अच्छा, जनता को इसी से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम टाइम में आने के लिए। मामला बहुत गर्म है।